नमस्कार भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 1 का अध्ययन कर रहे थे। पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिनका हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, इस प्रकार से कई अभिक्रियाओं का हमने अध्ययन किया। आज हम आगे अभिक्रियाओं के अन्य प्रकारों के अंतर्गत हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जो यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान या घटकों के मध्य आदान प्रदान होता है और आदान प्रदान के दौरान नए उत्पादों का निर्माण होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के मध्य आयनों व घटकों के विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान के द्वारा नए यौगिकों का निर्माण होता है, नए यौगिक बनते हैं, नए उत्पाद बनते हैं, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे ये एक अभिक्रिया, ये है सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और ये है बेरियम क्लोराइड। अब ये दोनों अभिकारक हैं और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो अभिक्रिया करेंगे तो ये सोडियम है, ये Na+2 आयन में टूट जाएगा। सल्फेट है SO4 -2 आयन में टूट जाएगा, ये आयनों में टूट जाएंगे। और बेरियम क्लोराइड है वो Ba+2 और क्लोरीन है वो Cl- में टूट जाएगा। तो ये पहले अपने आयनों में टूटते हैं। अब हमने अभी परिभाषा में पढ़ा कि आयनों का आदान प्रदान होता है या घटकों का आदान प्रदान होता है। तो जैसे सोडियम सल्फेट का जो सोडियम आयन है वो बेरियम की जगह आ गया और बेरियम है वो सोडियम की जगह आ गया। तो आयनों का क्या हो गया? आदान प्रदान। और आयनों का आदान प्रदान हुआ तो बेरियम है वो सोडियम की जगह आ गया, तो बन गया बेरियम सल्फेट। और सोडियम है वो बेरियम की जगह आ गया तो बन गया बेरियम की जगह आ गया तो बन गया सोडियम क्लोराइड। तो इनमें आयनों का आदान प्रदान कहते हैं, चाहे घटकों का या अणुओं का आदान प्रदान कहते हैं। तो ये बन गए, तो इसमें तो बन गया बेरियम सल्फेट और इसमें बन गया सोडियम क्लोराइड। अभिकारक तो थे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, और इनमें जब आयनों का आदान प्रदान हुआ तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। ऐसे ही ये है लेड नाइट्रेट और ये है पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम लेड की जगह आ गया और लेड है वो पोटेशियम की जगह। तो एक धनायन ये इसकी जगह आ गया, ये धनायन उसकी जगह चला गया। तो पोटेशियम की जगह आ गया लेड, तो बन गया लेड आयोडाइड। और पोटेशियम आ गया लेड की जगह तो बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। तो इनमें आयनों का क्या हो गया? आदान प्रदान। पोटेशियम वो लेड और लेड है वो पोटेशियम की जगह। तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन। अब ये जो अभिक्रिया है इसमें बेरियम सल्फेट है वो श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेप बोलते हैं जब किसी अभिक्रिया के दौरान कोई उत्पाद है वो अगुलित अवस्था में मिश्रण में प्राप्त होता है। जो गुलित अवस्था में नहीं होता उसमें अलग परत बना लेता है, अगुलित अवस्था में प्राप्त होता है, वो अवक्षेप कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है और इस अभिक्रिया में लेड आयोडाइड पीले अवक्षेप बनता है। लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण भी हैं और अवक्षेपण अभिक्रिया के उदाहरण भी हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया पूछे तो हमें लिखना है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान उत्पाद है, जब कोई उत्पाद अविलेय अवस्था में उत्पाद के साथ प्राप्त होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
तो इस अभिक्रिया में श्वेत अवक्षेप किसका बनता है? बेरियम सल्फेट का। कई बार पूछ लेते हैं कि बेरियम सल्फेट का कैसा अवक्षेप बनता है? श्वेत रंग का, इसमें पीले रंग का अवक्षेप बनता है लेड आयोडाइड का। तो ये दोनों अवक्षेपण अभिक्रियाओं के उदाहरण भी हैं। तो ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद का निर्माण होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं उपचयन अभिक्रिया, या जिसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होता है। तो आपके कोर्स में जो उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं हैं वो एक ऑक्सीजन के आधार पर है, एक हाइड्रोजन के आधार पर। ऐसे तो धनायन के आधार पर भी होता है, ऋणायन के आधार पर भी होता है, लेकिन वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर होता है, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान यदि या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन की कमी होगी। या तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, अभिकारक में उत्पाद बनेगा, या हाइड्रोजन की कमी होगी। तो दोनों ही स्थितियों में ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया होती है, दोनों एक साथ नहीं होती है। जैसे इसकी परिभाषा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में या किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी दोनों में से कोई एक होता है, तो हम उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसको समझें, जैसे ये अभिक्रिया है, हम पहले ऑक्सीजन के आधार पर पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के आधार पर। जैसे ये कॉपर है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, या कहते हैं उपचयन हो रहा है। कॉपर का हो रहा है, ऑक्सीजन का नहीं हो रहा, ऑक्सीजन तो इसमें जुड़ रहा है। तो हमेशा जो ऑक्सीकरण हो या उपचयन हो या अपचयन हो वो हमेशा अभिकारक का होता है, कभी उत्पाद का नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? कॉपर का, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया और कॉपर ऑक्साइड बन गया कॉपर से। तो इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। नीचे वाला उदाहरण मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जलाते हैं जब मैग्नीशियम विपन को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो उसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? तो यहाँ पे मैग्नीशियम का हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन के योग से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है हमेशा उसी अभिकारक का ऑक्सीकरण या उपचयन होता है। तो ये तो ऑक्सीजन के आधार पर उदाहरण हो गए, और भी बहुत उदाहरण है। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ योग होकर SO2 बनता है, वो भी इसके उदाहरण, तो अनेक उदाहरण है। हमने केवल अभी 2 उदाहरण लिए यहाँ पे। अन्य जैसे हम अब हाइड्रोजन के आधार पर देखते हैं, तो CH3CH2OH ये है एथेनॉल, ये है एथेनॉल। और एथेनॉल में से जब हाइड्रोजन अलग हो गया, जब हाइड्रोजन अलग हो गया तो बनेगा क्या? एथेनेल। ये है एथेनेल, CH3CHO, ये तो एथेनॉल है। और इसमें हाइड्रोजन का वियोजन हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो हाइड्रोजन के अलग होने से क्या बन गया? एथेनेल। तो यहाँ पे एथेनॉल से एथेनेल बना। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 1 6। तो एथेनॉल में तो हाइड्रोजन 6 और एथेनॉल से जो एथेनेल बना है उसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो 2 हाइड्रोजन क्या हो गए? कम हो गए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन अलग हो गए। तो एथेनॉल में 2 हाइड्रोजन की कमी होने से एथेनेल बन गया। तो इसका मतलब एथेनॉल में हाइड्रोजन की कमी हुई, कमी होना, हाइड्रोजन की कमी होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण है, ये सोडियम हाइड्राइड है। ये क्या है? सोडियम हाइड्राइड है। जब सोडियम हाइड्राइड का ऑक्सीकरण होगा तो यानी इसमें हाइड्रोजन है और इससे जब उत्पाद बनेगा तो सोडियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन का निकास हो गया और इससे सोडियम बढ़ गया। सोडियम से हाइड्रोजन हट गया और हाइड्रोजन का कम होना या हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है।
तो यदि हम ऑक्सीकरण और उपचयन की बात करें तो सीधी सी बात है, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अभिकारक में उत्पाद बनने के समय, या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है। दोनों स्थितियों में हम क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सीकरण अपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं, अपचयन उपचयन। ठीक है, तो ये तो हमने ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और उपचयन पढ़े। अब हम पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन किसे कहते हैं, इसका ठीक उल्टा होता है। उपचयन ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, और अपचयन अभिक्रिया जो होती है उसमें इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में या किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, दोनों में से कोई एक चीज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोनों में से एक होना है। अब इसके उदाहरण पढ़ते हैं। ये है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं इसको, और वैसे इसका नाम है पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड, वैसे इसका नाम है पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड। और जब इसको गर्म करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है, तो गर्म करते हैं तो अपघटन होगा, अपघटन के दौरान पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इसको गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड बना, तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन अलग हो गई, इसका मतलब इससे ऑक्सीजन हट गए, तो ऑक्सीजन का हटना, कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। तो इसमें अपचयन किसका हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड का हो रहा है। हमेशा अभिकारक का होता है, चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, हमेशा किसका होता है, अभिकारक का। तो पोटेशियम क्लोराइड के अपचयन से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन गैस बन गई। ऐसे करके उदाहरण ये है कॉपर ऑक्साइड, Cu कॉपर, O ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड है, जब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है इसकी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना लेते हैं और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाता है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन की इसमें क्या हो गई, कमी हो गई, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, यानी ऑक्सीजन हट गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया। दूसरा इसका उदाहरण है कि जैसे, अब ये तो हमने ऑक्सीजन के आधार पर पढ़े, अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन के आधार पर। तो हाइड्रोजन के आधार पर, तो ये क्लोरीन गैस है या हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, HCl। तो यहाँ पर क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्लोरीन जो अभिकारक है उसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसमें और HCl बन रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद में जब उत्पाद बना तो उसमें क्लोरीन के साथ में कौन आ गया, हाइड्रोजन, यानी क्लोरीन में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, और हाइड्रोजन का योग होना अपचयन कहलाता है। तो इसमें क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। अपचयन किसका हो रहा है, क्लोरीन का। इसमें गलती ये करते हैं कि भैया लिख देते हैं कि अपचयन किसका हो रहा है, हाइड्रोक्लोराइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमेशा अभिकारक का ही अपचयन ऑक्सीकरण होता है। एक अन्य उदाहरण ये है एथीन, ये इसका नाम क्या है, एथीन। जब एथीन को हाइड्रोजन के साथ 473 केल्विन पर गर्म करते हैं, निकल उत्प्रेरक है, निकल यहाँ पर क्या है, ये उत्प्रेरक है जिसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई जाती है, और 100 एटीएम ये दाब है, ये दाब है, ये दाब है 473 केल्विन, और निकल यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक है, ताकि अभिक्रिया जल्दी हो जाए। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये उत्प्रेरक है। तो इसमें जो एथीन है ये डबल बॉन्ड है, तो ये पाइबंद है, ये पाइबंद टूटेगा जिसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जब टूटेगा और जब जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, जब किसी भी पदार्थ में दो
कार्बन के मध्य यहाँ पे जब बंध टूटा तो प्रत्येक जगह एक खाली होगी, यानी दोनों कार्बन पर एक एक जगह खाली होगी। अब दो जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, तो CH2 की जगह क्या हो गई CH3 और CH3 को बोलते हैं एथेन, इसका नाम है एथेन। तो एथीन के हाइड्रोजनीकरण से एथेन बनता है, यानी एथीन के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं 4, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4, और इससे बना एथेन और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6, तो मतलब 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। और हाइड्रोजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है अपचयन। तो यहाँ पे एथीन का अपचयन हो रहा है, इसमें एथीन का अपचयन हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, इसमें पोटेशियम क्लोराइड का अपचयन हो रहा है और इसमें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो ये जो हमने आज 3 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक अपचयन अभिक्रिया। अब इस पाठ में केवल एक रेडॉक्स अभिक्रिया बच गई है। जब आप ये ऑक्सीकरण अपचयन समझ गए तो फिर रेडॉक्स अभिक्रिया आसानी से समझ में आती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया बची है और संसारण और विकृत गंधिता जो हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं वो बच गए हैं। छोटा सा एक टॉपिक है वो बच गया है, बाकी लगभग पाठ है वो पूर्ण हो चुका है। तो आप पहला पाठ अपने जो नोट्स भेजे हैं वो रजिस्टर में उतार लिए होंगे। आगे के जो नोट्स हैं इस पाठ के वो भी आगे आपको भेजे जाएंगे, जिन्हें आपको रजिस्टर में उतारने हैं ताकि आपको बाद में काम दोबारा ना करना पड़े। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो का अध्ययन कीजिए, कोई समस्या हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।